नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ। बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ तुलसीपुर के भवनियापुर हेलीपैड पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी शक्तिपीठ देवी भटान मंदिर में मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ महंत मिथिलेश नाथ और विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम है। मंदिर सुरक्षा की तैयारियों का सीएम योगी जायजा ले रहे हैं। नवरात्रि मेले की तैयारियों पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंच चुके हैं, खास उनका दौरा है और इस दौरान इस वक्त वो भ्रमण कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर सुरक्षा की तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। नवरात्रि आ रही है, इसके लिए खुद क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और देखिए लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। और देखिए, एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की भ्रमण की किस तरीके से मंदिर में वो समीक्षा कर रहे हैं तमाम तैयारियों को लेकर। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं इस वक्त, क्या भ्रमण पूरा हो गया है, समीक्षा हो गई है मंदिर की? देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे हैं, जहां इन्होंने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी के दर्शन किए हैं। उसके बाद उन्होंने अखंड धोने का दर्शन किया है। अब वो मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी के साथ विश्राम कक्ष में है। ऐसा बताया जा रहा है कि वह अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही शारदीय नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है, जिसकी तैयारियां क्या हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं, यह अधिकारियों के साथ बैठक कर उसको जानेंगे। साथ ही तमाम भाजपा कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, विधायकगण हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। करीब 5 घंटे बलरामपुर में बिताने के बाद वो तुलसीपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल। और सौरभ, कितनी देर का समय बचा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे? अभी तो वो मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी के साथ हैं। कुछ ही देर बाद वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और पूरे मामले पर जानेंगे, चर्चा करेंगे कि मेले की क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के पहले भी आदेश दिए जा चुके हैं। कुछ ही दिन पहले अवनीश अवस्थी ने यहाँ दौरा किया था, उन्होंने भी जो है मंदिर सुरक्षा के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसके चलते मंदिर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सीएम योगी का खास दौरा है और इस वक्त वो जायजा ले रहे हैं। कुछ देर बाद समीक्षा बैठक भी करते नजर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे। खास उनका ये दौरा बलरामपुर का बताया जा रहा है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर का दौरा करेंगे कल। सीएम योगी के आगमन से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। बिजनौर में लगे हैं मेले को 4 दिन के लिए बंद कराया गया है। सीएम योगी का 3 और 4 सितंबर को बिजनौर का दौरा है। प्रशासन ने 4 दिन के लिए मेले को बंद करा दिया है। तो देखिए, लगातार मेला लगा हुआ है जगह जगह और ऐसे में क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन होना है बिजनौर में, इसके लिए 4 दिन के लिए बंद करा दिया गया है मेले को। और पूरी तैयारियां देखिए प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, जहां कल सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर के दौरे पर रहेंगे और जब भी उनका दौरा होता है कुछ न कुछ खास कार्यक्रम जरूर निर्धारित होते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रस्तावित आगामी दौरे के मद्देनजर सुरक्षा दृष्टि देखते हुए 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक नुमाइश को बंद कराया गया है। 4 तारीख के बाद 5 तारीख से नुमाइश सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। अच्छा सम्राट भाई, ये कहा जा रहा है जैसे 45 दिन के लिए नुमाइश है, तो ये जो दिन कम हुए हैं ये बढ़ाए जाएंगे या बस? ये जिला प्रशासन से बात की जाएगी इसके बारे में जी, और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पर कोई बात की जाएगी। फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा दृष्टि देखते हुए ये नुमाइश बंद कराई गई, बाकी अन्य कोई कारण नहीं। अच्छा, जैसे पुलिस मना कर रही है, आप बिजनौर वासियों से अपील करिए कि किस दिन आना उनको। मैंने व्हाट्सएप के जरिए भी जी और लोगों को फोन करके भी बता दिया गया है जी, लेकिन कुछ लोग अभी आ रहे हैं। तो आज पहला दिन है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या लोगों से अपील करना है? आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि अभी कोई ऐसा मामला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए, हमारे लिए भी, पुलिस प्रशासन के लिए भी। अभी हमें दौरे की तैयारी में सब लोगों को लगना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा समाप्त हो जाए तो 5 तारीख से नुमाइश को पुनः चालू। लखनऊ से अगली खबर, जहां जल निगम के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। जल जीवन मिशन के तहत हुए निर्माण में सामने आई है लापरवाही, जहां पंप हाउस और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में धांधली हो रही है। तो वहीं फ्लड लेवल का ध्यान न देते हुए बनाया जा रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। भदोही, चंदौली, प्रयागराज, मिर्जापुर समेत कई जिलों में ये लापरवाही चल रही है।
तो वहीं जल्दबाजी के चक्कर में नहीं दिया गया फ्लड लेवल का ध्यान। मुख्य अभियंता ग्रामीण घनश्याम द्विवेदी का क्षेत्रीय अभियंताओं को पत्र। आनन फानन में क्षेत्रीय अभियंताओं को घनश्याम द्विवेदी का खत। फ्लड लेवल का ध्यान रखकर कराया जाए कार्य, ये उन्होंने आदेश दिए हैं। हर जिले में फेज 1 का 70 से 80%, तो वहीं फेज 2 में 30 से 35% हो चुका है काम। गंगा यमुना घाघरा के आसपास फ्लड एरिया में बसे गांव में समस्या। कई परियोजनाओं के OHT पंप हाउस पानी में डूबे हैं। हर घर जल योजना के तहत कराए जा रहे कामों में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और चलिए हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, देखिए बड़ी लापरवाही जो है देखी गई है, कहीं ना कहीं बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। जहां फ्लड लेवल का ही ध्यान नहीं दिया गया है और निर्माण करा दिया गया है, कार्य तेजी से चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ये बड़ी लापरवाही है। जो फ्लड लेवल का ध्यान अगर शुरुआती दौर में ही दिया गया होता जी, तो ये तमाम परियोजनाएं जो हैं इसमें जो सरकारी धन की बर्बादी हो रही है वो नहीं होती। दरअसल जो भी नदियों के किनारे के जो राजस्व गांव हैं, चाहे वो भदोही के हुए, मिर्जापुर के हुए, चंदौली के हुए, प्रयागराज के हुए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत महत्वपूर्ण योजना है हर घर नल योजना, जो जल शक्ति विभाग संचालित कर रहा है, जल निगम उस पर कार्य करा रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में जब काम कराए जा रहे थे तो इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। अब स्थिति ये है कि नदियों के किनारे जो गांव हैं जहां काम हुए हैं, वहां के जो पंप हाउस हैं, जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो तमाम मशीनरीज लगी हुई हैं, वो कहीं पूरी तरह से डूब गए हैं तो कहीं आंशिक रूप से डूब गए हैं। तमाम नलकूप जो लगाए हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो खराब हो रहे हैं। तो अब जाके जब ये समस्या आ गई है तब अधिकारियों को इस बात की चिंता हुई है और ये मामला ऊपर तक ना पहुंचे, इसलिए आनन फानन में जो उनके चीफ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर के द्वारा एक खत लिखा गया और खत लिख के जितने भी क्षेत्रीय अभियंता हैं उनको आगाह किया जा रहा है। हालांकि ये आगाह पहले किया जाना चाहिए था, पहले ध्यान रखा जाना चाहिए था कि जो हायर फ्लड लेवल है उसके ऊपर ये काम कराए जाए। लेकिन फिलहाल अब ये समस्या बनी हुई है और आनन फानन में इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जल निगम के अधिकारी हैं, जो जल जीवन मिशन वजह से एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो खराब हो रही है। बहुत सारे जिलों में ये स्थिति ऐसी बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जल जीवन मिशन का जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं इससे। और ऐसे में क्या कुछ अब किस तरीके से इसे रेक्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि अब बड़ी लापरवाही तो हो गई है, अब पत्र लिखा गया है, संज्ञान जब लिया जा रहा है ताकि ये बात जो है हायर अथॉरिटी तक ना पहुंचे, तो क्या कुछ इसको रेक्टिफाई करने के लिए किया जाएगा? देखिए अब तो इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो आंशिक रूप से डूबे हैं वहां बचाया जा सकता है, जहां लेकिन पूर्णतः डूबे हुए हैं वहां तो कोई इसका समाधान किया ही नहीं जा सकता है। अब देखिए फेज 1 के जो 70 से 80% काम है वो पूरे हो गए हैं। अब जो नलकूप बनाए गए हैं, जो पानी सप्लाई करने के लिए जो नलकूप बनाए गए हैं, फेज 1 में जो निर्माण कार्य कराए गए उसमें एक नलकूप का जो है 25 से 30 लाख रुपए कास्ट आती थी। अब फेज 2 में क्योंकि सोलर पैनल की भी व्यवस्था की जा रही है वहां 70-80 लाख रुपए लग रहे हैं। तो शुरुआती दौर में इन्हें ध्यान देना चाहिए। जल जीवन मिशन में क्योंकि चौंकाने वाली समस्या ये है, बात ये है कि लगातार जो है तमाम जिलों के दौरे भी कर रहे हैं मंत्री। अभी कल ही स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जो है लखनऊ के आसपास के गांवों का दौरा किया। तो उन्हें अगर वास्तविकता देखनी थी तो तमाम उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाते जहां करोड़ों रुपया लगा के इस परियोजना को जीवन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समस्या ये है कि जो लोग जिम्मेदार हैं वो लोग वहीं जा रहे हैं जहां कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि या तो उनके पास ये बातें पहुंच नहीं रही है या उन्हें पता है, उसके बाद भी इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे जिलों में ये समस्या बनी हुई है और एक लंबा नुकसान जो है सरकारी पैसे का, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। निश्चित रूप से जहाँ ये इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे, बाढ़ के बाद फिर नए लगाने पड़ेंगे। अगर पहले से इन बातों का ध्यान दिया जाता तो शायद ये जो नुकसान हो रहा है सरकार के पैसे का वो नहीं होता। बिल्कुल। और देखिए कितने जिले इसकी चपेट में हैं, करीब भदोही, चंदौली, प्रयागराज, तमाम जिले इसकी चपेट में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी तमाम अपडेट के लिए। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। जहां भूपेंद्र चौधरी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। गुरुवार को भूपेंद्र चौधरी का जोरदार स्वागत हुआ था। आज दोपहर 12 बजे क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। संगठनात्मक बैठक को संबोधित करेंगे।
पश्चिम के बाद काशी क्षेत्र की बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां नए प्रदेश अध्यक्ष यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ तो एक तरफ है ही दौरे पर, साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी का 2 दिवसीय उनका ये दौरा, जहां दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। और इस दौरान गुरुवार को भूपेंद्र चौधरी का क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था, संगठनात्मक बैठक के लिए संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे उत्तर प्रदेश का काम पार्टी का देने के बाद मैं आज बाबा भोले की नगरी में आया हूं। मेरी ओर से मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी ताकत से, उनके प्रयास से मुझे जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े महत्वपूर्ण राज्य का काम दिया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबके प्रति उनका आभार प्रकट करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं अपनी पार्टी की लीडरशिप को कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से, उनकी मेहनत से जो भी अपेक्षा पार्टी ने की है मुझसे, उसे पूरा करने का काम करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की, मेरे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो जो नीतियां हैं वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, इतना लोकप्रिय नेता है, तो हम सब मिलकर भाजपा को के विस्तार में अपना योगदान करेंगे और उत्तर प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। संतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला उनका वाराणसी का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, 2024 के लिए वो जमीन तैयार कर रहे हैं। वहां पर किस तरीके से आप वहां पर उनके कार्यक्रम देख रहे हैं? कितना उत्साह वहां पर कार्यकर्ताओं में है उनके आने से? देखिए, यदि प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को उत्साह से जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बनारस और बनारस के आसपास के जिला के तमाम पदाधिकारी, खास करके बीजेपी के पदाधिकारी न केवल उत्साहित है बल्कि उन्हें एक उम्मीद है इस बात की कि नए नेतृत्व में वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। साफ सी बात है, ये चुनावी जमीन तैयार करने की कवायद है और इस जमीन तैयार करने के कवायद में अध्यक्ष ने पहले भी अपने लोगों को बोल रखा है कि निश्चित तौर पर 24 की जो लड़ाई है वो 80 सीट यूपी की है और इन 80 सीट पे काबिज हमें होना है। समझा जा सकता है कि जो मंत्र दिया जाएगा, जो सूत्र बताए जाएंगे, वो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इस बात की बताई जाएगी कि समय कम है, समय के साथ अपने को आप तैयार करिए और तैयार रहने के साथ ही साथ इन चीजों को फोकस करिए जो जनता से आपको कनेक्ट करता है, जनता से आपको जोड़ता है। समझा जा सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दरबार में ये पहुंचे, जहां पे इन्होंने साफ साफ कहा कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, हम उनके आशीर्वाद से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लोगों की भलाई हमारा काम है। समझा जा सकता है कि लोगों की भलाई चुनाव के मद्देनजर की बात है। चुनाव सामने है, 24 सामने है और सारी जो कवायद है या ये कह लिया जाए कि सारी तैयारियां उसे जोड़ के देखी जा रही है। 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब ये अपने पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं या सूत्र बताते हैं वो ये निश्चित तौर पर वो जीत का एक मंत्र देंगे, संगठन को और मजबूत करने के लिए, बूथ स्तर पे अपनी तैयारी करने के लिए और बूथ स्तर पर सफलता पाने के वो गुरु को ये अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को देंगे, जिससे जो 24 की फतह है उसे न केवल जीता जा सके बल्कि संतोष, देखिए संगठनात्मक बैठक भी उनको करनी है और ऐसे में उस बैठक में क्या मूल मंत्र भूपेंद्र चौधरी की तरफ से दिया जाता है जा सकता है, क्योंकि अनुभव के आधार पर और तमाम समीकरणों के आधार पर ही भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो ऐसे में क्या मूल मंत्र आज वो सौंप सकते हैं? अब ये प्रश्न तो फिर से दोहराइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी संतोष, मैं कह रही हूँ कि क्या कुछ देखिए वो मूल मंत्र दे सकते हैं भूपेंद्र चौधरी, क्योंकि संगठनात्मक बैठक भी उनको लेनी है अपने इस खास दौरे के दौरान। देखिए 2024 की यदि बात करें तो समझा जा सकता है कि 2024 निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए या ये कहा जाए कि बीजेपी नेतृत्व के लिए एक बड़ी परीक्षा है।
ये अलग चीज है कि जो विपक्ष है या जो विपक्ष में खड़े लोग हैं उनके पास कोई आधार नहीं है, उनकी कोई रणनीति नहीं है। लिहाजा ये भी कहा जा रहा है कि 2024 आराम से बीजेपी अपने पक्ष में चुनाव को ले लेगी। लेकिन प्रश्न जो अध्यक्ष की बातों से लगता है या तमाम नेताओं से जो बात करने पे सामने आती है कि जीतना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ये है कि इसे ऐतिहासिक युद्ध के रूप में परिणत किया जाए और निश्चित तौर पे इसके लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कार्यकर्ताओं को उत्साह को और ज्यादा बढ़ाना ये आवश्यक है। और शायद ये दौरा या ये कहा जाए कि ये पहला दौरा बनारस का निश्चित तौर पे न केवल उत्साहजनक देखा जा रहा है बल्कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की पूरी लवरेज देखी जा रही है। उत्साहों का कार्यकर्ताओं का एक काफिला उनके साथ चल रहा है, चाहे वो विश्वनाथ मंदिर हो या फिर कल बाबतपुर से शहर में आने के क्रम में हो या रात में होटलों पे जो जमाव देखी गई उनके साथ लोगों की अगवानी करने के लिए। ये साफ साफ दर्शाता है कि लोग उनके करीब तक पहुंचना चाहते हैं, लोग उनसे कुछ जानना चाहते हैं और उनसे वो चीज सीखना चाहते हैं जिनके लिए उन्हें जाना जाता है। जी बिल्कुल, तो ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिएगा, खास दौरे पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बढ़ते आगे संभल से अगली खबर, जहां मदरसों के सर्वे को लेकर सपा सांसद बर्क का बयान सामने आया है, जहां शफीकुर रहमान बर्क ने फर्जी मदरसों की पैरवी की है। सरकार मदरसों का खर्च वहन कर संचालित करे, अमान्य मदरसे, मुस्लिमों की आबादी अधिक, सरकारी मदरसों में जगह कम, मुस्लिमों को तालीम के लिए प्राइवेट मदरसे जरूरी। तो देखिए किस तरीके से सपा की तरफ से ये बयान सामने आया है शफीकुर रहमान बर्क का, जहां एक तरफ ये कहा गया है कि मदरसों की अब गिनती की जाएगी, किस तरीके से मदरसे चल रहे हैं, क्या तालीम बच्चों को दी जा रही है, इसको लेकर सर्वे होगा। उस पर अपना कहीं ना कहीं बयान शफीकुर रहमान ने रखा है। जरूरी है, अगर बच्चों को तालीम तुम्हारे मदरसों में इतनी जगह नहीं है सरकारी के सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो जो लोग प्राइवेट अपने स्कूल चला रहे हैं तो बहरहाल चलाने के लिए उनका खर्चा तो चाहिए। हम तो कहते हैं हमारी सरकार दे, गवर्नमेंट दे उनको, तो बाहर से पैसा चंदा करने की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मजबूरन जब यहाँ से पैसा पूरा नहीं होता होगा तो दूसरे से चंदा करके आदमी लाते। तो इसमें उनका मकसद कोई दूसरा नहीं है, बच्चों को तालीम देना है। और हमारा मकसद भी यही है, हमारा मुल्क भी ये चाहता है कि बच्चों को तालीम दी जाए। हिंदुस्तान में तालीम की कमी है और मुसलमानों में ख़ास तौर से, तो इसलिए मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हाल है, तालीम ज़रूरी है। प्रयागराज से अगली खबर, जहां महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला, जहां आनंद गिरी की आज हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से मांगा है फर्द बरामदगी का रिकॉर्ड। मामले में सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में बहस होगी। आनंद गिरी ने हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी, तो सीबीआई ने आनंद गिरी को मौत का जिम्मेदार बताया है। तो देखिए आज आनंद गिरी की जमानत पर सुनवाई होगी कोर्ट पर, और इस पर भी नजर रहेगी न्यूज़ 1 इंडिया की खास ये खबर। देखिए और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए प्रयागराज से। विवेक, क्या जानकारी? देखिए क्योंकि आप बड़ा ये मामला रहा है और लगातार काफी गुत्थी इस पूरे मामले में उलझी कि आखिर ये मौत है कि हत्या है, किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से उनका सुसाइड लेटर सामने आया था। अब देखिए सीबीआई की जांच हो गई है, सीबीआई अपनी दलीलें रख रही है जिसमें आनंद गिरी दोषी पाए जा रहे हैं। क्या दलीलें आज पेश की जा सकती है कोर्ट में? जी उन्नति, निश्चित तौर पर महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई थी। हत्या के बाद से लगातार ये सवाल अभी अबूझ पहेली बनी हुई है कि हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन सीबीआई ने जिस तरीके से ये पूरी जांच की है और जांच के बाद जिस नतीजे पर पहुंची है उसके हिसाब से महंत आनंद गिरी पूरी तरीके से दोषी पाए गए हैं। इसको लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर के बाद ये बहस हो सकती है। सीबीआई अपनी दलीलें रखेगी, उन तमाम सबूतों को रखा जाएगा जो उस वक्त मठ बागापुरी गद्दी से मिले थे और भी जितनी चीजें सर्च की थी सीबीआई उन सबको अदालत में पेश करेगी। हालांकि महंत आनंद गिरी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम निर्दोष हैं, हमको बताया जा रहा है कि किसी साजिश करता है, जिसके चलते उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। उस पर भी आज सुनवाई होगी। दोपहर के बाद ये फैसला कभी भी आ सकता है उन्नति जी। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा विवेक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और अब खबर प्रयागराज से ही, जहां माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर। अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है ईडी। 30 करोड़ की संपत्ति को अटैच करने की तैयारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई। करेली और धूमनगंज में कई अचल संपत्ति की जानकारी।
राजस्व अभिलेखों के आधार पर ईडी संपत्ति को करेगी अटैच। देखिए किस तरीके से संपत्ति को अटैच करने की भी तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है। और चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विवेक पांडे का। विवेक, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से अब पहले कार्रवाई हो चुकी है और अब संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, संपत्ति अटैच करनी है, ईडी की एंट्री हो चुकी है, क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश की योगी सरकार ने माफियाओं के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम ऑपरेशन माफिया दिया था, जिसके तहत लगातार जितने भी ये बाहुबली अपराधी थे जिन्होंने धन बल और बाहुबल से अपनी इन तमाम तरह की संपत्तियों पर निर्माण किया था, उस पर कब्जा किया था, उस पर पहले भी कार्रवाई की जाती है। हालांकि नई बात अब ये है कि जो बाहुबली सांसद रहे अतीक अहमद है, उनके अचल संपत्ति है उस पर ईडी की नजर आ गई है और पूरा 30 करोड़ का जो मामला है उस पर ईडी अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जो हुमनगंज के कई एरिया है, करेली के कई एरिया हो, उस पर ईडी अपनी नजर बनाए रखी है और जल्द ही इस पर शिकंजा कस के इसको जब्त किया जाएगा। जी उन्नति बिल्कुल। और देखिए सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि संपत्तियां भी काफी हैं, तो ऐसे में कौन सी संपत्ति को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, संपत्तियों की अगर बात करें तो संपत्तियां काफी हद तक एक जिले से लेकर दूसरे जिले तक फैली है। लगातार ईडी की नजर इस पर बनाए रखी है। फिलहाल हुमनगंज और करेली के कुछ इलाके ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं जिन पर ईडी अपना शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार। ठीक है विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। और प्रयागराज से ही अगली खबर, जहां गैंगस्टर हेम प्रकाश की कार को पुलिस ने कुर्क किया है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मानकर कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। गैंगस्टर हेम प्रकाश पर नैनी थाने में मुकदमा दर्ज है। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर हेम प्रकाश की कार को पुलिस ने कुर्क किया है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मानकर यह कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर हेम प्रकाश पर नैनी थाने में मुकदमा भी दर्ज है। और चलिए विवेक का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। विवेक, क्या जानकारी, देखिए अवैध संपत्ति समझ करके ये कुर्की की कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी दी जा रही है? कार्रवाई का दौर लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में कल ये जो कार्रवाई हुई है कि जो कार की पुष्टि की गई है और भी संपत्तियों की जांच की जा रही है कि और कौन सी संपत्तियां हैं जो इस तरीके से अवैध रूप से है, ऊपर भी कब्जे की कार्रवाई की जाएगी। जो राजस्व विभाग है इसको भी नजर बनाए रखा हुआ है। जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार के निर्देश पर जो प्रयागराज प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी कार्रवाई करने को तैयार है कि जो भी अवैध संपत्तियां हैं अगर उन पर किसी तरीके का इन लोगों ने अवैध धन बल और बाहुबल से बनाया है तो कुर्की की कार्रवाई जल्द से जल्द और भी बढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कहीं ना कहीं पालन हो रहा है। गैंगस्टर माफिया की जो संपत्ति है वो कुर्क की जा रही है, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।